Assalamu alaikum student, mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, in this video we'll be looking at some more questions from the mocks paper. हम लोग ग्रेड 11 का पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज द फोर्थ पार्ट. ठीक है, प्रीवियस 3 पार्ट्स में भी हमने जो है वो पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आई होप यू ऑल हैव सीन दैट पार्ट्स और वो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह. इस वीडियो में भी वी हैव सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 19 का सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. और कॉमन जो मिस्टेक्स है ना, जो पेपर में आई हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे और स्ट्रैटेजीज भी देख लेंगे कि भाई एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है और व्हाट आर द कीवर्ड्स. हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो है वो क्या सॉल्यूशन देना है. तो आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न. ठीक है, नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न में हमें कैसे पता चला, क्योंकि उसने जो है वो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म. ठीक है, तो ये nth टर्म जो है ना, ये जो है बेसिकली नंबर सीक्वेंस और पैटर्न जो है ना उसका इंग्रेडिएंट है. तो हमें उसने एक फॉर्मूला दिया हुआ है. nth टर्म का मतलब होता है जनरल टर्म. ठीक है ना, मतलब सबसे आखिरी टर्म समझ लो. तो nth टर्म जनरल टर्म का उसने हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है एक सीक्वेंस का, जो कि है 2n³ सही है. और हमसे कह रहा है फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. तो अब आपको पता है कि इफ यू हैव द जनरल टर्म, अगर आपके पास जनरल टर्म है तो आप उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हो. तो अब ये आपसे कह रहा है थर्ड टर्म, तो इसका मतलब है कि यू हैव टू पुट n इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि n जो है ना बेसिकली वो लोकेशन बताता है. अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो n की वैल्यू 1 होती है, सेकंड टर्म है तो n की वैल्यू 2 होती है, थर्ड टर्म है तो n की वैल्यू 3 होती है. तो यहाँ भी उसने बोला है फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. सो वी विल जस्ट पुट n इज इक्वल्स टू 3. हम सिर्फ यहाँ n इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो 2 विल बी एज इट इज. 3 ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि क्यूब भी है, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 3 टाइम्स 3 इज 9, 9 टाइम्स 3 इज 27. तो 27 आ गया और 27 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 54. तो 54 जो है ना वो इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म है. एक मार्क का था. ठीक है, और एक मार्क में जो है ये आपको आंसर मिल जाएगा. मिस्टेक यहाँ ये हुई है कि बच्चों ने 3 का स्क्वायर जो है वो, सॉरी 3 का क्यूब जो है ना वो बच्चों ने 9 लिखा है. ठीक है, वो जल्दबाजी में जो है ना वो क्यूब को नहीं समझ सके क्या होता है. तो 3 टाइम्स 3 नहीं होता भाई, ये 3 क्यूब होता है. इसका मतलब है कि यू हैव टू राइट 3 3 टाइम्स. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 27 हो जाएगा. 27 मल्टीप्लाई बाय 2 54 हो जाएगा. तो इस तरह के आसान मार्क्स जो है ना उसको बिल्कुल जो है वो ज़ाया ना करो, थोड़ा सा ध्यान दे दो. और रीचेकिंग तो तुम लोग करते ही नहीं हो. रीचेक से पहले तुम लोग के पास टाइम ही नहीं होता रीचेकिंग का, तो इसलिए जब आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो तो कम से कम उसी को थोड़ा सा ध्यान से कर लो. तो ये एक मार्क का था, इसका आंसर 54 आ गया. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में तो आपसे कह रहा है हेयर आर फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ अनदर सीक्वेंस. अब अनदर सीक्वेंस है, इसका मतलब है इसका कोई ऊपर से लिंक नहीं है. अब ये जो है उसने दूसरी सीक्वेंस दी हुई है जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में चल रही है. ठीक है, फर्स्ट टर्म उसकी उसने दी है 4/3, फिर दी है 9/5, फिर दी है 16/7, फिर दी है 25/9. तो अब ये जब मैं ऊपर का न्यूमरेटर देख रहा हूँ ना, तो न्यूमरेटर जो है वो देखने के बाद एक क्लिक हुआ कि यार 4, 9, 16, 25 ये तो स्क्वायर नंबर्स नजर आ रहे हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25. तो ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं. लेकिन आपको पता है स्क्वायर नंबर्स जो है ना वो स्टार्ट होते हैं 1 से. तो ये बेसिकली जो स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस होती है ना वो ये होती है. 1 होता है, 4 होता है, उसके बाद 9 होता है और उसके बाद 16 होता है, फिर 25 होता है. तो अगर ये स्क्वायर नंबर्स की सीक्वेंस चल रही होती है तो हमें इसकी जनरल टर्म जो है ना वो याद हो गई है. हमने जो है वो समझ लिया है कि इसकी जो जनरल टर्म होगी ना दैट विल बी एन स्क्वायर. ठीक है, तो हमें पता है कि भाई हमारा जो स्क्वायर नंबर्स की जो सीक्वेंस है, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16. तो इसकी जो जनरल टर्म होती है ना वो एन स्क्वायर होती है. तो अब हमें उसने ये नहीं बोला कि जनरल टर्म लिखो, उसने हमें सिर्फ ये बोला है कि राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. तो अब ये देखो ये 4 है, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. तो अब अगला जो होगा वो होगा 6 का स्क्वायर. उसका मतलब है न्यूमरेटर में तो 36 आ जाएगा. ठीक है, अच्छा अब डिनोमिनेटर के लिए क्या करूंगा, डिनोमिनेटर के लिए देखूंगा कि भाई अब ये क्या चल रहा है. ये है 3, 5, 7, 9, तो ये तो कॉमन डिफरेंस है. 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 में 2 का डिफरेंस है. तो ये तो बेसिकली एक लीनियर सीक्वेंस है या अर्थमेटिक सीक्वेंस है. तो अब अगला नंबर क्या होगा, 9 में मुझे 2 ऐड कर देना है. तो इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास आंसर आ जाएगा दैट विल बी 36/11. तो ये जो है ना इसकी जो है वो नेक्स्ट टर्म हो गई, मुझे एक मार्क मिल जाएगा इसका. अगले पार्ट में कह रहा है फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. अब देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला पूछ लिया समझो उसने ना.
आपसे बोला कि भाई इसकी ना nth टर्म निकाल के दिखाओ। तो अब हमने चूंकि आइडेंटिफाई कर ली है दोनों सीक्वेंस कौन सी है, ऊपर वाली हमारी जो है वो स्क्वायर नंबर वाली है, लेकिन वो स्क्वायर नंबर 1 से नहीं शुरू हो रहा, वो स्क्वायर नंबर 1 से नहीं शुरू हो रहा, वो 4 से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक जो है ना शिफ्ट हो रहा है फॉरवर्ड, एक वो जंप मार के आगे जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसकी जनरल टर्म एन स्क्वायर नहीं होगी। अब चूंकि इसने एक आगे शिफ्ट किया है ना, अब हमारी जो स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस है वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, वो 4 से स्टार्ट हो रही है। मतलब उसने एक आगे जंप किया है, तो हम यहाँ भी एक आगे जंप कर देंगे, तो हमारे पास जो जनरल टर्म आ जाएगी वो अब आ जाएगी एन प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ये हो गया कि आपने जो है वो बगैर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किए आपने जो है वो जनरल टर्म निकाल ली। बेसिकली 4 9 16 25 ना ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे ना, अब देखो यहाँ 2 मार्क्स है, उसने बोला है 2 मार्क्स है, तो आपका आंसर तो यही आएगा, लेकिन ये कि उसमें कितनी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो वो काफी लेंदी वर्किंग है, उसमें मिस्टेक का भी चांस होता है। तो इसीलिए जो है ना ये शॉर्टकट होता है कि स्क्वायर नंबर्स जो है वो आपको याद होने चाहिए, उनकी जनरल टर्म क्या होती है, क्यूब नंबर्स की जनरल टर्म क्या होती है, ट्राइंगल नंबर्स की जनरल टर्म क्या होती है। और अगर उनमें शिफ्टिंग हो रही है तो वो शिफ्टिंग करने के बाद आप जो है वो उसका जनरल फॉर्मूला कैसे लिखोगे, तो ये चीज थोड़ी सी जो है ना अपने जहन में रखो, और इनको जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो कि शिफ्टिंग से जो है वो जनरल टर्म कैसे लिखी जाती है। अब देखो ये यहाँ सिंपल सा था कि वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा था, अगर 1 से स्टार्ट होता तो जनरल टर्म होती एन स्क्वायर, लेकिन चूंकि वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है, एक आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो मैंने क्या किया एन प्लस वन होल स्क्वायर। तो ये तो मैंने न्यूमरेटर की जनरल टर्म फाइंड कर ली एन प्लस वन होल स्क्वायर। अब जरा डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। डिनोमिनेटर है 3 5 7 9, ये तो अर्थमेटिक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है ना। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 3, ए के बाद फिर आपके पास प्लस आता है ए प्लस एन माइनस वन। चूंकि हमें जनरल फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ एन माइनस वन ही रहेगा, और एन माइनस वन के बाद डी कितना होता है, कॉमन डिफरेंस। तो हर किसी में जो है वो टू टू का डिफरेंस है, तो ये 2 आ गया। अब ये 2 जो है वो उसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 3 एज इट इज हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। उसके बाद जो है वो 2 एन से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 एन आ जाएगा, और फिर जब 2 को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जब इसको आप वो सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 2n+1। सही है ना। तो 2n+1 इसका जो है वो जनरल वो आ गया टर्म, और ये मतलब डिनोमिनेटर का जनरल टर्म 2n+1 आ गया, और न्यूमरेटर का जो है वो n+1 होल स्क्वायर आ गया। तो आपने जो है वो दोनों को इस तरह लिख लिया, तो यू विल बी गेटिंग 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ये सीक्वेंस ऐसी थी कि इसके न्यूमरेटर में भी एक सीक्वेंस चल रही थी, डिनोमिनेटर में भी एक सीक्वेंस चल रही थी, तो मैंने दोनों को अलग अलग करके कर लिया। एक साथ करता तो बड़ी जो है ना कॉम्प्लिकेशन हो जाती, वो समझ ही नहीं आता आपको कि कौन सी सीक्वेंस है। तो जब भी इस तरह फ्रैक्शन में आए ना, तो आप जो है वो न्यूमरेटर को अलग कर लो, डिनोमिनेटर को अलग कर लो, और जो है वो इस तरह मार्क्स को देख के काम करो। यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे न्यूमरेटर की जनरल टर्म निकालने के लिए, लेकिन उसमें काफी वर्किंग लगती। क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्क्वायर नंबर है, तो हमने फटाफट स्क्वायर नंबर का जो जनरल टर्म होती है वो एन स्क्वायर होती है। लेकिन ये एन स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, अगर 1 होता तो फिर एन स्क्वायर होती, लेकिन यहाँ शिफ्टिंग हो गई है, एक आगे की तरफ बढ़ गया है, 4 से स्टार्ट हो रही है हमारे स्क्वायर नंबर्स, तो हमारी जनरल टर्म हो जाएगी n+1 होल स्क्वायर। ठीक है। बाकी ये कि ए प्लस एन माइनस वन डी, ये तो लीनियर सीक्वेंस का फॉर्मूला है। लीनियर सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें आपका डिफरेंस जो है ना बिटवीन द टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम होता है। जैसे देखो 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 में भी 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 में भी 2 का डिफरेंस है, तो ये कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस वाली जो है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है। तो बस ये है कि नंबर सीक्वेंस और पैटर्न में ना ये बात याद रखना कि पहले आप अर्थमेटिक सीक्वेंस चेक करोगे, फिर स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, ट्राइंगल नंबर्स, फिर देखोगे इनकी शिफ्टिंग तो नहीं हो रही। अगर ये सब नहीं होते फिर क्वाड्रेटिक पे जाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आखिर में वर्टिकल पैटर्न देखना। और अभी समटाइम्स ये होता है कि ज्योमेट्रिकल जो सीक्वेंस हमने की थी ना, एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस, जिसमें जो रेशियो होता है वो सेम होता है, उसकी भी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वो भी जो है वो 2023 के पेपर में मैंने देखा था एक सवाल, जिसमें उसने जो है ना जो ये कॉमन रेशियो वाला क्वेश्चन भी दिया था। अच्छा, बाकी इसकी सारी डिटेल जो है ना वो नोट्स में मौजूद है, वो जो मैंने नोट्स बनाए ना उसमें जो तुम लोग के पास फॉर्मूला शीट है उसमें सारी डिटेल्स लिखी हैं, फॉर्मूलाज लिखे हैं, तो वहां से तुम इस टॉपिक को रिवाइज कर लो। बड़ा आसान सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। इसमें ये होता है कि बस पैटर्न वगैरह बनाने पड़ते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ना वो अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर लो, तो ये टॉपिक बड़ी आसानी से निकल जाता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय 120 पीपल टू वॉक 120 मीटर वाज रिकॉर्डेड। ये बेसिकली स्कैटर डायग्राम हमें बना के दी हुई है उसने,
स्कैटर डायग्राम में हमारे पास जो दो क्वांटिटीज है, वाई एक्सिस पे हमारे पास है नंबर ऑफ स्टेप्स एंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव हाइट इन सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज शोन इन द स्कैटर डायग्राम। अब स्कैटर डायग्राम में अगर आप देख रहे हो तो सारे जो क्रॉस है ना वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, सही है ना। जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस में आगे की तरफ मूव कर रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो आपके जो डॉट्स हैं वो यूं जा रहे हैं नीचे की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऐसी लाइन बनेगी जिसकी ग्रेडियंट जो है ना वो नेगेटिव होगी। ठीक है, अगर लाइन ऊपर की तरफ इस तरह बनती है, अगर इस तरह की लाइन बन रही होती है तो इसका मतलब होता है कि ग्रेडियंट पॉजिटिव है। लेकिन अगर लाइन आपकी जो है वो डाउनवर्ड बन रही होती है इस तरह, तो इसका मतलब है ग्रेडियंट नेगेटिव है। और हम पता कैसे लगाते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ जो है वो मूव करते रहते हैं। जैसे जैसे मूव करते हैं हम देखते हैं कि यार हमारे पॉइंट्स जो है ना वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे पॉइंट्स में डिक्लाइन आ रहा है, इसका मतलब है कि ग्रेडियंट नेगेटिव है। तो जब ग्रेडियंट नेगेटिव होती है तो इसका मतलब है कि कोरिलेशन भी आपके पास नेगेटिव ही होती है। तो बस उसने बोला व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज शोन इन द डायग्राम, तो आपने नेगेटिव लिख दिया। दो ही तरह की कोरिलेशन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो बस आप देखो कि जो लाइन का ट्रेंड आपको नजर आ रहा है ना, देखो लाइन अगर मैं ये सारे डॉट्स देखूं तो ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, इस तरह डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। लाइन ऑफ बेस्ट फिट में हमने जो है वो दो कंडीशंस देखी थी। एक तो ये होती है कि सबसे पहले ये देखोगे क्या तुम्हारी जो पॉइंट्स हैं उनको एक लाइन ज्वाइन कर सकती है, मैक्सिमम पॉइंट्स। अब हमारे पास जो इतने सारे यहाँ पॉइंट्स इधर नजर आ रहे हैं ना, इनको मैं एक लाइन से ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि ये सारे आगे पीछे हैं। तो अगर मैं एक लाइन बनाने की कोशिश करूंगा ना, देखो ये दो ज्वाइन हो जाएंगे, ये वाला ज्वाइन हो जाएगा, और हो सकता है दो और ज्वाइन हो जाए। तो 5 पॉइंट्स जो है ना मैक्सिमम ज्वाइन हो रहा है अगर मैं लाइन बनाने की कोशिश करूँ इन पॉइंट्स को, बाकी सारे ज्वाइन नहीं हो रहे। तो और बाकी सारे जो है वो 5 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ वो वाली स्ट्रेटेजी यूज नहीं होगी कि तुम ऐसी लाइन बनाओ जो मैक्सिमम पॉइंट से गुजर जाए। तो जब ऐसी स्ट्रेटेजी फेल हो जाए तो उसके बाद फिर ऐसी लाइन जो है ना बनाने की जो है कोशिश किया करो जो बिल्कुल आपके पॉइंट्स के ना बीच से गुजरे। मतलब लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे जो पॉइंट्स हो ना, दैट शुड बी इक्वल इन नंबर। अब देखो जैसे यहाँ लाइन बनाई है, इसमें देखो ऊपर एक दो तीन चार पाँच छः पॉइंट ऊपर है, एक दो तीन चार पाँच छः पॉइंट नीचे है। तो ये बिल्कुल जो है ना वो बेस्ट लाइन जो है वो बनी हुई है। इसके ऊपर के पॉइंट्स और नीचे के पॉइंट्स बिल्कुल बराबर है और सारे इक्वल डिस्टेंट है। देखो इन दोनों के बिल्कुल बीच में लाइन है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में लाइन है। तो हमेशा ऐसे ही जो है ना वो मतलब दो कंडीशन अपने जहन में रखो। या फिर जो कोरिलेशन के पॉइंट्स हैं वो ऐसे हैं कि आप उनको एक लाइन से मैक्सिमम पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर आप ऐसी लाइन बनाओ जो मैक्सिमम पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो। लेकिन जब आप देखोगे नहीं यार अब मैक्सिमम पॉइंट्स जो है ना वो ज्वाइन जो है वो नहीं हो रहे, तो फिर आप ऐसा करोगे कि आप ऐसी लाइन बनाओगे जिसके लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल इक्वल होंगे। मतलब वो लाइन जो है ना आपके पॉइंट्स के बीच में से गुजर रही होगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होती हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट की। आप देख लो भाई जिस तरह की कंडीशन रिक्वायर्ड है और उस तरह की लाइन बना लो। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का एक ही मार्क होता है, अच्छी सी बना लिया करो लाइन ऑफ बेस्ट फिट। स्केल से बनाओ, पेंसिल से बनाओ, तो आपको जो है वो एक एक मार्क मिल जाएगा बस। ठीक है, पहली कंडीशन याद रखना कि ऐसी लाइन बनाओ जो आपके मैक्सिमम पॉइंट्स को ज्वाइन करे। लेकिन अगर ऐसी लाइन नहीं बनती तो फिर अपने पॉइंट्स के बिल्कुल बीचों बीच जो है ना वो एक लाइन बना लो। कंडीशन ये होनी चाहिए कि लाइन के ऊपर के पॉइंट्स और लाइन के नीचे के पॉइंट्स बिल्कुल बराबर होने चाहिए। सी पार्ट में वो आपसे कह रहा था द हाइट ऑफ अनदर पर्सन इज 175 सेंटीमीटर। यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टेप्स दे वुड टेक टू वॉक 100 मीटर। अच्छा, अब यहाँ क्या कंफ्यूजन हुई है, यहाँ जो है ना ये 100 मीटर ने कंफ्यूज कर दिया बच्चों को। वो बच्चों ने ये सोचा कि यार ये तो 120 मीटर का है और 100 मीटर में तो फिर जो है वो फर्क पड़ जाएगा। लेकिन देखो एक चीज याद रखो कि आपके पास जो स्कैटर प्लॉट है ना उसमें जो दो क्वांटिटीज हैं वो नंबर ऑफ स्टेप्स और हाइट है, उसमें कहीं भी डिस्टेंस का जिक्र नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ नंबर ऑफ स्टेप्स है और हाइट है। और अगर आप देखो कि जैसे जैसे जो है वो हाइट हमारी बढ़ती जा रही है, हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स जो है ना वो कम हो रहा है। ठीक है, तो बस यही चीज आपको जो है वो यहाँ से देखनी है। डिस्टेंस का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसने देखो यहाँ क्लियरली बता दिया यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इसका मतलब है हमें ग्राफ को ही यूज करना है और ग्राफ से ही हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 175 सेंटीमीटर ये रहा, 175 सेंटीमीटर यहाँ का ही आएगा। यहाँ से आपने जो है वो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, अपने ग्राफ को जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है उधर तक गए, टच किया उसको, और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू थी 138 स्टेप्स बन रहे थे वो आपने जो है ना वो रिक्वायर्ड आंसर में लिख दिया।
अच्छा, उससे पहले ना ग्राफ की स्केलिंग को समझ लेना, ग्राफ में देख लेना कि एक स्मॉल बॉक्स कितने का है। अब देखो उसका तरीका ये होता है कि यहाँ 120 से 130 लिखा है, मतलब 10 का गैप है, और 10 के गैप में जो है ना वो बेसिकली 5 लाइंस है, तो इसका मतलब है 10 डिवाइड बाय 5 जो है ना 2, तो एक स्मॉल बॉक्स 2 के बराबर है, तो ये 122, 124, 126, 128 और 130 हो जाएगा। तो अब 175 जो है ना बिल्कुल 174 और 176 के बीच में आएगा, तो आपने बिल्कुल बीच से लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर जाना है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट को टच करना है, और उसके बाद यहाँ आ जाना है, और यहाँ से जो है ना वो वैल्यू पढ़ लेनी है। अब यहाँ भी देख लो, यहाँ 100 और 110 है, मतलब 10 का डिफरेंस है, और 10 के डिफरेंस में 5 लाइंस है, सही है ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी जो है ना वो एक बॉक्स 2 के बराबर है, तो 102, 104, 106, 108, 110, तो इस तरह का ये चल रहा है, तो यहाँ तकरीबन 138 आंसर आ जाएगा। तो 138 स्टेप्स जो है ना वो मैंने लिख लिए, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेट्स ऑफ वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, शेडिंग करनी थी इसमें, उसने हमको बोला था यूजिंग, अच्छा शेडिंग भी करवाई थी और उसने सेट नोटेशन भी लिखवाया। तो सेट नोटेशन के लिए उसने हमें शेडिंग करके दी हुई है। अब देखो शेडिंग जो उसने की हुई है उसमें पूरा ए शेड है, और ए के अलावा जो है ना वो बी और सी का कॉमन पार्ट भी शेड है, ठीक है, पूरा ए शेड है और ए के अलावा बी और सी का कॉमन पार्ट भी शेड है, इसका मतलब है दो पार्ट शेड है, तो बीच में यूनियन आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन है ना, ए अकेला शेड नहीं है, ए के साथ साथ बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट भी शेड है, तो आपने लिखा ए, ठीक है, ए तो शेड है ही है, और कौन शेड है, बी इंटरसेक्शन सी वाला भी शेड है, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी भी आपने लिख लिया, और चूंकि ये दोनों शेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, तो ये जो है ना वो तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बी इंटरसेक्शन सी को अगर तुम इस तरह ब्रैकेट में लिखना चाहो तो वो भी गलत नहीं होगा। अच्छा भाई जल्दी से देख लेते हैं पार्ट बी में, फिर वो हमसे कह रहा है कि इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। देखो इधर जो है ना सिंपल एक चीज याद रखो, ये यू जो है ना ये होता है यूनियन, और जो उल्टा यू है जिसको हम एन बोलते हैं ये इंटरसेक्शन होता है। यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यूनियन का मतलब होता है आपको दोनों को जमा करना है, इस तरह जमा करना है कि कोई रिपीट ना हो, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ जो कॉमन चीज है ना वो आप लोगे, ठीक है। तो अब इसने यहाँ बोला है कि भाई पी कॉम्प्लीमेंट है और फिर इंटरसेक्शन है और क्यू यूनियन आर है, तो अब देखना है कि भाई शेड करना है, तो क्यू यूनियन आर कह रहा है, क्यू यूनियन आर का मतलब है कि क्यू भी शेड होगा और आर भी शेड होगा, ठीक है, क्यू भी शेड होगा और आर भी शेड होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ क्यू यूनियन आर नहीं है, अगर ये सिर्फ क्यू यूनियन आर होता तो मैं पूरा क्यू और पूरा आर जो है ना शेड कर देता, लेकिन इसने यहाँ फिर यहाँ इंटरसेक्शन के साथ पी कॉम्प्लीमेंट भी बताया, तो पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट पी, तो पी नहीं शेड करना मुझे, तो क्यू और आर शेड होगा, लेकिन उसमें से मैं पी वाला पार्ट जो है ना उसको बाहर निकाल दूंगा। तो देखो उसने क्यू को भी शेड कर दिया, आर को भी शेड कर दिया, लेकिन जो पी वाला पार्ट है वो उसने नहीं शेड किया, क्योंकि उसने बोला था कि नॉट पी, पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट पी, मतलब आप क्यू यूनियन आर, क्यू और आर को शेड करो, लेकिन पी उसमें शेड नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब है। और चूंकि इंटरसेक्शन आ रहा है बीच में, तो उससे हमें समझ में आ गया था कि भाई बाहर वाला पार्ट तो शेड जो है वो होगा नहीं, क्योंकि यूनियन होता है तो बाहर का पार्ट शेड होता है। इंटरसेक्शन में हमने ये देखा था कि बाहर का पार्ट शेड जो है वो नहीं होता, तो बस ये इस तरह जो है वो आपने एक मार्क के लिए जो है वो अपनी वेन डायग्राम को फिल कर लिया। अच्छा इसको तुम जो है वो उस वाले मेथड से भी कर सकते थे कि यहाँ नंबरिंग कर देते सारी 1 2 3 4 5, और उसके बाद जो है वो हमने जो नंबरिंग वाला तरीका सीखा था, अगर ज़्यादा मुश्किल होती है ना तो शेडिंग, उसमें फिर हम नंबरिंग वाला तरीका कर लेते, जैसे यहाँ 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 4 5 6 7 8, उसके बाद पी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, फिर क्यू यूनियन आर निकाल लिया, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया, जो जो नंबर आएंगे उन्हीं को शेड कर दोगे, तो ये नंबर वाले मेथड से भी बड़ी आसानी से हो जाता। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में उसने हमें ट्री डायग्राम जो है वो बना के दिया हुआ है, फिल करना है, कह रहा है ऑन अ प्लेट देयर आर 10 बिस्किट्स, 4 ऑफ द बिस्किट्स आर राउंड एंड 6 ऑफ द बिस्किट्स आर स्क्वायर, ठीक है, तो राउंड बिस्किट्स हैं और हमारे पास जो है वो स्क्वायर बिस्किट्स हैं, तो दो तरह के बिस्किट्स हैं हमारे पास। फिर वो कह रहा है सबा चूजेस अ बिस्किट एट रैंडम फ्रॉम द प्लेट एंड ईट्स इट। अब देखो ईट्स इट बोला है इसने, ठीक है, तो उसने बिस्किट चूज किया और उसके बाद खा लिया, तो खाने के बाद अब जाहिर सी बात है फिर तो प्लेट में नहीं आ सकता ना वो, तो इसका मतलब है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, इधर जो है ना डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, खाने के बाद अब चीज वापस नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो थोड़ा सा तुमने जहन में रख लिया विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता था। शी देन चूजेस अनदर बिस्किट एट रैंडम फ्रॉम द प्लेट, अब जाहिर सी बात है खाने के बाद वो बिस्किट अब कम हो जाएगा, इसके बाद है नेक्स्ट जो अटेम्प्ट होगी उसमें हमारा टोटल एक कम होगा, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है।
तो द ट्री डायग्राम शोज द पॉसिबल आउटकम्स एंड सम ऑफ देयर पॉसिबिलिटीज। ये फर्स्ट बिस्किट है, ये सेकंड बिस्किट है। तो फर्स्ट ये राउंड, अब चूंकि ये प्रोबेबिलिटी कैसे आई, देखो उसने बोला है 4 ऑफ द बिस्किट्स आर राउंड और 6 ऑफ द बिस्किट्स आर स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास है 10 बिस्किट जिसमें से 4 राउंड है। तो राउंड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/10। और इसकी 4/10 हो गई तो इसकी 6/10 हो गई। ठीक है, तो ये तो दोनों की प्रोबेबिलिटी उसने हमें फिल करके दी हुई थी। उसने बोला था आगे राउंड स्क्वायर राउंड स्क्वायर, तो मतलब इनकी प्रोबेबिलिटीज जो है ना आपको फिल करनी है। तो अब जाहिर सी बात है, ऊपर वाला कैसे फिल करते थे, चूंकि राउंड जो है वो बिस्किट उठाया गया तो 4। अब वो 4 तो नहीं बचेंगे, वो कितने बचेंगे, वो 3 बचेंगे। और डिनोमिनेटर भी एक कम हो जाएगा, तो ये 3/9 हो जाता था। उसके बाद हम सबसे नीचे वाला फिल करते थे। पहले हम सबसे ऊपर वाला फिल करते थे, फिर हम सबसे नीचे वाला फिल करते थे। अब ये है 6/10 और कह रहा है कि भाई स्क्वायर बिस्किट ही मैंने पिक किया है। तो स्क्वायर बिस्किट पिक किया तो पहले 6 थे तो अब 5 हो गए होंगे। और चूंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो मेरा डिनोमिनेटर भी कम हो गया, तो ये 5/9 हो गए। मैंने फर्स्ट वन और लास्ट वन कर लिया। अब ये अब इसको किस तरह करते थे कि भाई आपने तो राउंड वाला बिस्किट लिया ना, तो स्क्वायर वाला तो आपने पिक नहीं किया होगा। तो स्क्वायर वाले कितने थे, स्क्वायर वाले 6 थे, तो ये हो जाता था 6/9। और फिर यहाँ आते थे तो आपने देखा था कि यार हमने तो स्क्वायर वाला पिक किया है, तो राउंड वाला तो नहीं पिक किया होगा। तो राउंड वाला कितना था, 4, तो ये हो गया 4/9। ठीक है, इसकी एक आसान तरीका भी ये था, चूंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो पहले तुम सब डिनोमिनेटर में 9 9 9 9 लिख लो। ठीक है, और जो ऊपर वाले होते हैं ना, एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम, उसमें आप जो है ना वो एक एक ऊपर से कम करो। 4 था तो 3 हो गया, 6 था तो 5 हो गया। अब ये जो 4 वाला नंबर है और ये वाला जो 6 वाला नंबर है, ये जो है वो रिपीट हो जाते थे। 6 इधर आ जाता था और 4 जो है वो इधर चला जाता था। तो इस तरह हमने एक ट्रिक इसकी जो है वो बना ली थी। लेकिन इसकी ट्रिक की जरूरत नहीं है, आसान सा है, खुद ही समझ लो, आपको पता चल जाएगा। इसकी ट्रिक वही है कि भाई राउंड उठाया तो स्क्वायर को नहीं छेड़ोगे, और अगर स्क्वायर उठाओगे तो राउंड को नहीं छेड़ोगे। तो इस तरह तुम अपना जो है वो प्रोबेबिलिटी का ट्री डायग्राम कंप्लीट करोगे। 2 मार्क्स का था ये। उसके बाद हमसे कह रहा है, अच्छा ये कंप्लीट करने के बाद ना, चूंकि आगे क्वेश्चंस है तो यहाँ लाजमी है ना उसको लिखा करो। ये जो है वो ब्रांच हमारी है RR। ठीक है, ये वाली जो है वो RS हो गई, और ये वाली जो है वो SR हो गई। ठीक है ना, ये फिर आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो वहाँ ये चीज़ जो है वो हेल्पफुल होती है कि ब्रांच का नाम जो है ना, फिर वो इजी हो जाता है हमें समझना। तो ये RR है, ये RS है, ये SR है और ये SS है। ठीक है, अच्छा ये फिल हो गए। अगर ये तुमने यही गलती कर दी फिल करने में, तो फिर आगे भी डेफिनेटली फिर तुम्हारा आंसर गलत ही होगा। तो इसको ज़रा ध्यान से करना। ये विदाउट रिप्लेसमेंट था, इसीलिए डिनोमिनेटर कम हो गया। तो डिनोमिनेटर पहले 9 9 9 9 लिख लो। उसके बाद एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम को फिल करो, और उसके बाद जो है वो बीच के 2 को फिल करो। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट सबा चूजेस 2 राउंड बिस्किट्स। 2 राउंड बिस्किट्स का क्या मतलब है, 2 राउंड बिस्किट्स का मतलब है कि मुझे RR वाली ब्रांच देखनी है। ठीक है, आर आर वाली ब्रांचेस कितनी है, RR वाली ब्रांच सिर्फ एक ही है। RR वाली ब्रांच जो है वो मेरे पास सिर्फ एक ही है। तो जब एक ब्रांच होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज, उस पर जितनी प्रोबेबिलिटीज होती है ना, मैं उनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, चूंकि यहाँ एक ही ब्रांच आई है ना, एक ही ब्रांच है, क्योंकि उसने बोला है 2 राउंड बिस्किट, तो एक ही ब्रांच आ रही है। तो जब एक ब्रांच होती है ना, तो उस ब्रांच पे जितनी प्रोबेबिलिटीज होती है ना वो सब मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो मैंने 4/10 को मल्टीप्लाई कर दिया 3/9 से। तो जब 4/10 3/9 से मल्टीप्लाई हुआ, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो गई, तो आंसर आ गया 6/45। और इसको भी मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 टाइम्स 2 इज 6 और 3 टाइम्स 15 इज 45। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 2/15। ठीक है, तो ये 2 राउंड बिस्किट्स की जो है वो प्रोबेबिलिटी हो गई। बस ये याद रखना कि अगर सिंगल ब्रांच होती है, जैसे यहाँ सिंगल ब्रांच है ना, क्योंकि 2 राउंड बिस्किट्स मतलब RR की कोई और ब्रांच तो नजर नहीं आ रही। तो जब एक ही ब्रांच होती है ना, तो उसपे जितनी प्रोबेबिलिटीज होती है वो मल्टीप्लाई होती है। सही है। अच्छा, अब आगे वाला देखते हैं। आगे वाले में कह रहा है हमसे कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट सबा चूजेस 1 राउंड बिस्किट एंड 1 स्क्वायर बिस्किट। ठीक है, 1 राउंड बिस्किट एंड 1 स्क्वायर बिस्किट। ये नहीं बोल रहा कि पहले राउंड बिस्किट उठाया और बाद में स्क्वायर उठाया, ऐसा उसने नहीं बोला। उसने बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई जब 2 बिस्किट्स उठाए तो उसमें से एक राउंड हो और एक स्क्वायर हो। तो इसका मतलब है कि मे बी पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले राउंड बिस्किट उठाए और फिर स्क्वायर बिस्किट उठा ले। ठीक है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले स्क्वायर बिस्किट उठा ले और राउंड बिस्किट उठा ले। तो यहाँ जो है वो एक से ज्यादा ब्रांच जो है वो पॉसिबल है। 2 राउंड और 2 स्क्वायर तो नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो 2 राउंड और 2 स्क्वायर तो नहीं हो सकते। इसका मतलब है
कि सिंस यहाँ दो ब्रांचेस आ रही हैं तो फिर यहाँ जो है वो हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता था। हम क्या करते थे, इंडिविजुअल ब्रांचेस पे जो नंबर आते थे उनको तो मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इन दोनों ब्रांचेस का जो टोटल होता था ना उसको हम लोग ऐड करते थे। ठीक है, तो हम यहाँ यही करते थे, यहाँ प्लस का साइन लगा लेते थे कि भाई हम लोग जो है वो अगर एक से ज्यादा ब्रांच होंगी तो हम उतने ब्रैकेट बना लेंगे। तो पहले हमने ये ब्रैकेट बना लिया और फिर हमने ये वाला ब्रैकेट बना लिया, तो दो ब्रैकेट बनाएंगे बीच में प्लस का साइन। तो हम इसको इसी तरह सॉल्व करते थे कि जब भी दो ब्रैकेट्स सॉरी जब भी दो ब्रांचेस आ रही होंगी या दो से ज्यादा आ रही होंगी तो हम उतने ही पहले ब्रैकेट बना लेंगे, उसके बाद इंडिविजुअल जो ब्रांचेस है ना उनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकालने के बाद ना जो फाइनल आंसर आएगा उसको ऐड करके निकालेंगे। तो अब देखो हमारे पास कौन कौन सी ब्रांच है, हमारे पास है आर एस और हमारे पास है एस आर। आर एस की बात करूं तो आर एस ये वाली है, आर एस में क्या है, सबसे पहले ये 4/10 है। ठीक है, आर यहाँ से आ रहा है और एस पे क्या है 6/9। तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने 4/10 और 6/9 को मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन आया। उसके बाद मेरी दूसरी ब्रांच कौन सी है, दूसरी ब्रांच है एस आर। तो एस आर मेरी ये रही ब्रांच। एस आर के लिए मेरे पास जो है वो, हाँ एस आर के लिए जो है मेरे पास स्क्वायर पहले आ गया। ठीक है, ये एस हो गया, तो ये हो गया 6/10 और उसके बाद आर है तो आर का मतलब है 4/9। तो ये 6/10 मल्टीप्लाई बाय 4/9 आ गया। 4 6 24, 10 9 90, तो 24/90 प्लस 24/90 फाइनल आंसर आ गया 48/90। चूंकि ये रिड्यूस हो सकता है, दोनों के दोनों जो है वो सिक्स के टेबल में आते हैं, तो 6 8 48 एंड 6 15 90। तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 8/15। ये सिंगल ब्रांच के लिए था, ये डबल ब्रांच के लिए था। मोर देन टू ब्रांचेस भी हो सकती है बिल्कुल, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल वही है कि उतने ही ब्रैकेट्स बनाओ, ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन आना चाहिए और ब्रैकेट्स के अंदर जो प्रोबेबिलिटी आएंगी ना वो मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो सिंगल ब्रांच में क्या होता है, सिंगल ब्रांच में तो एक ही ब्रैकेट बनता है, समझो उसमें प्लस का साइन तो आता ही नहीं है। तो एक ही ब्रांच अगर होगी तो उस पर जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं वो सब मल्टीप्लाई होंगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस आ रही हैं तो उसका मतलब ये है कि तुम्हें उतने ही नंबर ऑफ ब्रैकेट्स बनाने हैं, बीच में प्लस का साइन आएगा और अपने आंसर को हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना। बाकी ये कि हाँ, और कोई चीज़ इसमें थी नहीं एज सच। तो ये थे चार क्वेश्चंस। ठीक है, इंशाल्लाह अब मैं एक पार्ट और बनाऊंगा इसका, उसमें वेक्टर का क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे कि उनको डिस्कस करके जो है ना वो इस पेपर को वाइंड अप करें, फिर इंशाल्लाह P2 की तरफ चलेंगे। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। बाकी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कोई टॉपिक हो तो लाजमी मुझे जो है ना वो बता देना। मैं कोशिश करके उस पर भी वीडियोस जो है ना तुम लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो और दुआएं करते रहो। रमज़ान का महीना है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी फरमाए और आप सबको अच्छे नंबरों से, अच्छे ग्रेड से कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।